हो गया। चलिए, तो आज हम लोग हमने क्या चर्चा किया था, राष्ट्रपति के संबंध में जो भी आर्टिकल या जो भी सामान्य प्रोविज़न भारत के संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक, है ना, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज क्या करेंगे कि आज है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। क्या भारत का राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष है या सर्वेसर्वा है या वो एक कठपुतली मात्र है। सामान्यतः बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक क्या है, एक रबर स्टैम्प है या कठपुतली मात्र है। तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। इसके लिए हम संविधान के विभिन्न प्रावधानों को देखेंगे, उसी के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति वास्तविक रूप से है क्या। उसको हम ये निम्नलिखित दलीलों के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला है कि राष्ट्राध्यक्ष किंतु शासनाध्यक्ष नहीं। राष्ट्राध्यक्ष किंतु शासनाध्यक्ष नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि भारत में कैसी प्रणाली अपनाई गई है शासन की। भारत में शासन व्यवस्था की कैसी प्रणाली अपनाई गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली है ना। भारत में जो शासन की प्रणाली है वह कैसा है? संसदात्मक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में समांतर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वह वास्तविक रूप से लागू नहीं होता है। इस प्रणाली में क्या होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही मुखिया होता है। जो वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में। कार्यपालिका की जो सर्वप्रमुख शक्ति है या जो सारी शक्तियां हैं वास्तविक रूप से वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होती हैं। कहने को तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है, बताया गया है ना। अनुच्छेद 53 जो कल हम बताए थे, उसमें क्या बताया गया था कि जो राष्ट्रपति है या जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। और वह उसका प्रयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से देखें तो भारत में चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में केवल राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह शासन का अध्यक्ष नहीं होता या शासनाध्यक्ष नहीं होता। जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। वास्तविक रूप से वो कहने को तो संविधान में लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता। वह कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका शक्ति है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे कि वहाँ का सम्राट होता है, वहाँ का सम्राट की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति यहाँ भारत में भारत के राष्ट्रपति की भी है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष तो है किंतु वह शासन का अध्यक्ष नहीं है। शासन का अध्यक्ष भारत में कौन है? प्रधानमंत्री है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति एक राष्ट्र मतलब भारत देश का अध्यक्ष तो है, लेकिन वह शासन का अध्यक्ष नहीं है। शासन का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में और उसके मंत्रिमंडल में। लेकिन कहने को संविधान में लिख दिया गया कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित तो है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्र का अध्यक्ष तो है किंतु शासन का अध्यक्ष नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वह इंग्लैंड के सम्राट की तरह है ना। इस प्रकार से यह हम कह सकते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति कैसी है? वह राष्ट्र का अध्यक्ष तो है लेकिन वह शासन का अध्यक्ष नहीं है। आया ना समझ में? इसका कारण बता दिए कि सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अपनाया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब ये होता है
कि जो भी कार्यपालिकी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति है वह तीनों क्या है, अलग अलग व्यक्तियों में निहित होंगी, एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होंगी। लेकिन जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह कठोरतापूर्वक संसदीय प्रणाली में लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत में भी संसदीय प्रणाली लागू है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति और न्यायपालिका तीनों अलग अलग व्यक्तियों में निहित होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या है, भारत में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक ही व्यक्ति में निहित है। जैसे कि जो संसद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं को विधायिका की भी शक्ति प्राप्त है और उन्हीं को भी कार्यपालिकी शक्ति भी प्राप्त है। एक ही व्यक्ति दो प्रकार का रोल अपनाता है। जब संसद विधि बनाती है तो विधायिका का कार्य करती है, जब विधि बन गई तो उसको लागू कराने का कार्य भी क्या करते हैं, मंत्री लोग करते हैं। तो मंत्री भी कौन है, वही जो विधि बनाए हैं। तब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शुद्ध रूप से लागू नहीं होता भारत में, है ना। और इसीलिए क्या है, जो कार्यपालिका शक्ति है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में है। राष्ट्रपति को केवल बस कह दिया गया है कि वह वास्तविक जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, वह राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा है नहीं। इसीलिए राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्राध्यक्ष तो है किंतु शासनाध्यक्ष नहीं है। फिर इसके बाद क्या आता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बात। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। ये हमने कल भी बताया था, कल बताए थे ना कि राष्ट्रपति जब भी कोई भी कार्य करता है वह कैसे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक छोटा से छोटा कार्य और कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य कुछ भी होगा, यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना है तो वह राष्ट्रपति कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य भी है, वह उससे इनकार नहीं कर सकता। वह यह नहीं कर सकता कि मैं मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानूंगा, है ना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी, वह उसी की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। इस संबंध में तुमको 2 संविधान संशोधन अधिनियम भी दिए गए हैं, वो दोनों ध्यान रखना चाहिए। एक है 42वां संविधान संशोधन, है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फिर एक है इसी के प्रकार 44वां संविधान संशोधन, है ना, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये जो 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए 1976 और 1970 में, उसके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया संविधान में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह को माने वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी वह उसको मानने के लिए बाध्य है, वह उससे इनकार नहीं कर सकता है। ये प्रोविज़न कब बनाया गया? 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वर्तमान स्थिति भी यही है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकता बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के। जो भी कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, और वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने से इनकार भी कभी भी नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दिया है वह उसके ऊपर क्या है, बाध्यकारी है ना। और देखो मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य, इसलिए ये हेडिंग बन गया। तो इस आधार पर भी लोग कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या है, केवल एक कठपुतली मात्र है या रबर का स्टैंप है, कहते हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वैसे तो संविधान में जो हमने कल अनुच्छेद बताया वो सब अनुच्छेद पढ़ने से लगा कि नहीं, राष्ट्रपति ही पूरे सर्वेसर्वा है, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कुछ भी नहीं कर सकता। इस संबंध में उनको ये 3 केस भी है, इसमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने इस संविधान संशोधन के होने से पहले ही यह बता दिया था कि भारत का राष्ट्रपति केवल और केवल क्या है, वह भले ही उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे, लेकिन वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, और वह उस मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए
बाध्य है। उच्चतम न्यायालय ने 3 केस उससे पहले ही, जो संविधान संशोधन 1976-1977 में आया, जिसमें कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य ठहरा दिया गया, उसके पहले ही उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया था। जैसे 3 निर्णय हैं, इसको हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है। पहला था राम जवाया कपूर, है ना, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ये आया था 1955 में, ठीक है। फिर इसके बाद संजीव नायडू बनाम मद्रास राज्य, ठीक है, यह 1970 में। और UN राव बनाम इंदिरा गांधी, ये आया था 1971 में। ये 3 केस ऐसे आए थे जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने, देखो ये 42वां संशोधन कब हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और 44वां संशोधन हुआ 1978 में, जिसके माध्यम से यह प्रोविज़न संविधान में कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, और वह सलाह उसके ऊपर बाध्यकारी है। लेकिन इस संशोधन के पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, संजीव नायडू बनाम मद्रास राज्य और UN राव बनाम इंदिरा गांधी, इन तीनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह घोषित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह निर्णय दे दिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने इन 3 मामलों में पहले ही 42-44 संविधान संशोधन से पहले ही दे दिया था। लेकिन इसी संशोधन के परिणाम स्वरूप लोग कहने लगे कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक कठपुतली है या स्टैंप मात्र का ही अब रह गया है। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, और ऐसा कहना भी क्या है, शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। अशोभनीय और उचित क्यों है, अनुचित क्यों है? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का पद जो है वह एक गरिमामय पद है। ये आया ना नीचे फिर, जो लोग कहते हैं कि 42वां-44वां संविधान संशोधन के पश्चात भारत का राष्ट्रपति एक केवल कठपुतली मात्र ही रह गया है, या एक रबर स्टैंप मात्र ही रह गया है, उसके कोई शक्ति नहीं रह गई है, बार बार लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कहना क्या है, गलत है, अशोभनीय है। क्यों है? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो लोग राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। और राष्ट्रपति का जो पद है वह एक गरिमामय पद होता है। गरिमामय पद कैसे होता है कि वह इस देश का या भारत देश का क्या है, राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्र का, इस देश का अध्यक्ष है, इस देश का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। उस राष्ट्र का अध्यक्ष, किसी भी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो उस देश का अध्यक्ष होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कहीं चांसलर होते हैं, कहीं राजा होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? उस देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी प्रथम नागरिक माना जाता है। और यह पद क्या है? बहुत ही गरिमामय पद होता है। वह इस देश का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के सामने क्या करता है? भारत देश का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी करता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का पद कैसा माना जाता है? गरिमामय पद माना जाता है ना। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है वह तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है कि नहीं? राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति संसद का एक आवश्यक अंग भी है। संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? बताओ। 1 2 3 4 ऑप्शन हो गया, बताओ
कौन कौन? भारतीय संसद के अंग बताओ। दो तुमने बोला कि दो अंग कौन कौन से? भारतीय संसद के दो नहीं 3 अंग होते हैं, और राष्ट्रपति तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। 2 अंग और कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक है यदि वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, वह तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए, है ना। कोई भी विधेयक जो भी लोकसभा या राज्यसभा में लाया गया है वह कानून का रूप कब लेता है? वह कानून का रूप तभी लेगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वह केवल विधेयक या बिल के रूप में ही होता है, वह कानून नहीं बनता। और कोई भी विधेयक जब तक कानून बनेगा नहीं वह इस देश में लागू हो नहीं सकता है। तो लागू होने के लिए क्या करना है? किसी भी कानून को लागू होने के लिए उसको लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है उस दिन से वह कानून प्रभाव में आ जाता है ना। तो ये क्या हुआ? राष्ट्रपति क्या हो गया? संसद का एक आवश्यक अंग बना ना। बिना राष्ट्रपति के कोई भी विधेयक कानून ही नहीं बन सकता। इसीलिए क्या है? राष्ट्रपति का पद एक गरिमामय पद है, वह संसद का आवश्यक अंग होता है। वह भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पर? विश्व के समक्ष। वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यह क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और साथ ही साथ उसके प्रधानमंत्री और उसके साथ ही साथ अन्य मंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। यह लोकसभा के सत्र को बुलाता है, संसद के सत्र को बुलाता है, उसका विघटन भी कर सकता है, सत्रावसान करता है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के हैं। तो यह कहना कि राष्ट्रपति केवल और केवल एक रबर स्टैंप है या एक केवल कठपुतली मात्र है, तो क्या सही है? नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के इतने सारे कार्य भी दिए गए हैं, है ना। साथ ही साथ राष्ट्रपति क्या करता है? देश में आपात की घोषणा भी कर सकता है। आपातकाल, देश में अभी तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है मालूम है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा भी कर सकता है। तो ये सब सारे कार्य करता है। इसलिए ये सब कार्यों को देखकर भी क्या कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कैसा है? निर्वाचित पद तो है ही, साथ ही साथ गरिमामय पद भी है। इसलिए राष्ट्रपति को कठपुतली या रबर स्टैंप कहना उचित नहीं है। ठीक है। फिर आता है शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत के शासन संचालन में जो महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति निभाता है, और कैसे निभाता है उसको हम निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 53(1), अनुच्छेद 53 खंड 1 कल बताए थे। इसमें क्या बताया गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होगी? वह राष्ट्रपति में निहित होगी। यही बताया गया है ना। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 74 खंड 1। 74 खंड 1 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और उसके शासन में और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है ना। इसी में अनुच्छेद 74(1) में ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक परंतु भी जोड़ दिया गया। परंतु क्या जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दिया गया है वह पहली बार में मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह उसको एक बार वापस कर सकता है। वापस करने के बाद फिर क्या होता है? यदि फिर से मंत्रिपरिषद ने उसमें कोई संशोधन सहित या बिना संशोधन किए उस सलाह को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति फिर उसको मानने के लिए क्या होता है?
बाध्य होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है 74(1) के अनुसार कि मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह राष्ट्रपति को दिया है वह राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। कब? केवल एक बार वह उसको क्या कर सकता है, बाध्य नहीं है का मतलब ये हुआ कि वह उसको विचार विमर्श करने के लिए एक बार मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उसको फिर से संशोधन करके या बिना संशोधन के ही फिर से वाक्य यदि भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति ऐसी सलाह से को मानने के लिए क्या होगा, फिर वह बाध्य होगा ही होगा। फिर वह उसको न तो वापस भेज सकता है, न ही उसको वह अपने पास रख सकता है। ठीक है, वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 75(a), ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अनुच्छेद 75(a), प्रधानमंत्री है ना, क्या है, प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री का क्या चुनाव होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? बताओ, है चुनाव होता है? कौन चुनाव करता है? बोलो, हमने तुमसे पूछा कि ये प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री, बताओ, जो देश का प्रधानमंत्री होता है तो क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? पढ़ो अनुच्छेद 75(a), भारत के संविधान का अनुच्छेद। नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ये जो संसद का चुनाव होता है या लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। इसके माध्यम से केवल लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह बहुमत प्राप्त दल क्या करता है, अपना एक नेता चुनता है, एक मुखिया चुनता है, जिसको कि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। ठीक है, कभी भी ऐसा गलत मत बोल लेना कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में आया भी है कई बार कि प्रधानमंत्री का कुछ दिया चुनाव होता है, नियुक्ति होती है ना, ऐसे टाइप के ऑप्शन बनाकर पूछ लिया जाता है। तो चुनाव कभी भी नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो अनुच्छेद 75(1) में लिखा तो है राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75 का खंड 1 में लिखा नहीं स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। तो ये भी एक शासन संचालन में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका हुई कि जो देश का प्रधानमंत्री है और जो देश के अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता। चुनाव किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, फिर चुनाव होने के बाद जिस दल को उस चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत दल के जो सदस्य हैं वो आपस में मिल करके अपना एक नेता चुनते हैं। फिर उसी नेता को क्या होता है, या अपन बहुमत दल के नेता अपना एक प्रमुख चुनते हैं और उसी प्रमुख को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही केवल की जाती है, चुनाव नहीं होता, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ संघ के जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है ना, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो अनुच्छेद 75(1) में यही लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अंडरलाइन कर लो, है कि नहीं? अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वह फिर उसमें वो सलाह लेगा किसकी? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जिसको जिसको नाम देगा या जिसके बारे में सलाह देगा, राष्ट्रपति उसी को मंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका हुई कि नहीं हुई? राष्ट्रपति की हुई। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 75 खंड 2। तो अनुच्छेद 75 खंड 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 75 खंड 2 में दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, वह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं।
कैसा धारण करते हैं? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह पद धारण कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है। वैसे तो सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री उनको बर्खास्त किया जा सकता है या वो अपने पद से उनको हटाया जा सकता है। कब? जबकि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तब। यानी कि जिस दल का नेता प्रधानमंत्री है या जिस दल का प्रधानमंत्री है, यदि वह दल क्या करता है? लोकसभा में बहुमत खो देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा, और जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, क्योंकि उसका कोई मुखिया अब नहीं है। तो लोकसभा में जब तक उस दल को बहुमत प्राप्त है जिसका कि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तब तक वह क्या करेगा? प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पाया या जैसे ही लोकसभा में उसका बहुमत गिर गया, वैसे ही प्रधानमंत्री का भी पद समाप्त हो जाता है, फिर उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, है ना। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। तो इच्छा उसका कब? अपनी वो स्वेच्छा से नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और बहुमत प्राप्त जिस व्यक्ति को या जिस प्रधानमंत्री को बहुमत लोकसभा में प्राप्त है और उसको वो हटा दे, वो हटा नहीं सकता वास्तविक रूप से। या हटाने के लिए क्या हो सकता है कि वही खुद प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद क्या करे? लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे। जैसे ही सिफारिश होगी, यदि राष्ट्रपति उस सिफारिश को मान लेता है और लोकसभा भंग कर देता है, वैसे ही प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देगा। तो वैसे बहुत सारे कंडीशन भी आते हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद क्या करती है? लोकसभा को समय से पहले ही भंग करने की सिफारिश कर देती है। जैसे इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ कि वहाँ पर जब इंदिरा गांधी को लगा कि हम अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे लोकसभा में, तब उन्होंने क्या किया? लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए। और लोकसभा भंग होने का परिणाम क्या होगा? जैसे ही लोकसभा भंग हो गई, फिर उसके बाद अब लोकसभा भंग होने के 6 महीने की तिथि के अंदर चुनाव कराए जाएंगे फिर से, है ना। आया ना समझ में? तो लोकसभा तब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तब तक अपना पद धारण करते हैं जब तक कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 75(2) में ये लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री से शासन से संबंधित सूचनाएं मांगता है, और ऐसी सूचना देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री उसको मना नहीं कर सकता है कि आपने जो भी शासन संचालन से संबंधित सूचना मांगी है हम उसको नहीं देंगे। प्रधानमंत्री उससे या मंत्रिपरिषद उससे इनकार नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 78 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री से शासन संचालन के संबंध में कि देश का शासन कैसे चलाया जा रहा है, वह किसी भी बिंदु पर शासन से संबंधित किसी भी बिंदु पर प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है? सूचना मांग सकता है, और ऐसी सूचना देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ये प्रधानमंत्री का। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इसलिए क्योंकि इस बात को अनुच्छेद 78 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन संचालन के संबंध में कोई सूचना मांगता है तो उसको सूचना देने के लिए प्रधानमंत्री क्या है? बाध्य है ना। तो ये भी राष्ट्रपति का शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है, वह उसको स्पष्ट करता है अनुच्छेद 78। फिर इसके बाद अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद का सत्र बुला सकता है। कि संसद का कब सत्र बुलाना का मतलब कि संसद की जो बैठक होती है जिस पर की चर्चाएं फिर होती हैं, देश के मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, विधेयक, कई सारे विधेयक लाए जाते हैं, बिल लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, बजट लाया जाता है। तो संसद के सत्र कब बुलाना है, कब उसका सत्रावसान करना है, यानी कि जो सत्र बुलाया गया उसको समाप्त कब करना है, या संसद का विघटन कब करना है, ये सारे कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
संसद के सत्र को बुलाना, संसद का विघटन करना, संसद का सत्रावसान करना, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 85 में लिखा है। तो ये भी राष्ट्रपति का क्या है? शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका हुई ना। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान कराना या संसद का विघटन करना। तो संसद का विघटन करने का मतलब कि वो किसका विघटन कर सकता है? केवल लोकसभा का। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सभा होती है। अभी आगे आएगा, ये भी पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, सिलेबस में है ना। तो अभी जब आगे आएगा राज्यसभा लोकसभा तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे। तभी फिलहाल इतना जानती रहो कि संसद का विघटन कर सकता है का मतलब क्या? कि वह लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, राज्यसभा का नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सभा होती है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। केवल उसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं या उनका पद समाप्त हो जाता है। ये भी राज्यसभा जब पढ़ाएंगे लोकसभा तब उसमें और डिटेल में बताएंगे। बस इतना भी यहाँ पर यही जानो। सत्र हो गया, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्रावसान करना, संसद का विघटन करना, ये सारे कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी क्या हुआ? शासन संचालन में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। अनुच्छेद 85 में ये लिखा गया था। फिर इसके बाद अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 है। अनुच्छेद 86 और 87 में क्या है? 86 में कि वह संसद को संदेश भेज सकता है और अनुच्छेद 87 में है कि वह दोनों सदनों में संयुक्त भाषण दे सकता है। और देता है, कब देता है? जब संसद का गठन हो जाता है और जब पहली बार संसद बैठती है तब उसके पहले राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक में वो क्या करता है? सामूहिक भाषण देता है। तो ये भी कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है। तो ये अनुच्छेद 87 में है और अनुच्छेद 86 में है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 87 के अनुसार दोनों सदनों के सत्र को बुला सकता है ना, उनको संदेश भेज सकता है और दोनों सदनों में समवेत भाषण भी दे सकता है। समवेत का मतलब कि संयुक्त रूप से, ये नहीं कि लोकसभा में जाए अलग भाषण दे, राज्यसभा में जाए अलग भाषण दे, वो ऐसा भी करता है। जरूरी नहीं है कि वह दोनों को संयुक्त रूप से बैठक बुला करके ही भाषण दे। वह लोकसभा का जब सत्र आया पहली बार तो उसमें जाकर के भाषण दे सकता है और देता भी है। और वो चाहे तो जब राज्यसभा पहली बार बैठी है तो उसमें भी जाकर के वह भाषण दे सकता है या देता है। लेकिन यदि वह चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर एक ही भाषण उसको, चूँकि वह एक ही भाषण लोकसभा में भी देता है वही भाषण वो राज्यसभा में भी देता है। एक ही भाषण उसको 2 बार पढ़ना पड़ता है। इसीलिए क्या करता है? वह संसद के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है, यानी कि बुलाता है और बुलाने के बाद फिर उसमें वह संयुक्त रूप से भाषण दे देता है। यह अनुच्छेद 87 में है ना। फिर इसके बाद आता है लास्ट अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है उसको पुनर्विचार के लिए पुनः संसद को भेज सकती है। एक बार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा या संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित कर दिया गया है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले यदि उसको लगता है कि नहीं ये गलत है या उसको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए तो वह उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संसद को पुनः भेज सकता है। ठीक है, वही एक बार उसको वापस कर सकता है। लेकिन वापस करने के बाद फिर से उस विधेयक को उसी रूप में संसद ने पारित करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया या उसमें संशोधन किया या बिना संशोधन के ही जैसा उसने भेजा था दोबारा फिर भेज दिया, तब दोबारा राष्ट्रपति की संसद को वह विधेयक वापस नहीं करेगा। फिर वह उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करने के लिए फिर बाध्य है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? कि जो धन विधेयक होते हैं, है ना, क्या होता है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 2 ऐसे विधेयक हैं जिसको कि राष्ट्रपति यदि वह संसद से पारित हो गया है तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है और संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति क्या है? अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह उसको धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकता है। इसको छोड़ करके धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को
छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी विधेयक हैं वह उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस भेज सकता है। फिर संसद क्या करती है, उसको यदि वह उसी रूप में फिर से राष्ट्रपति के पास भेजे या उसमें कुछ संशोधन करके भेजे, यदि एक बार फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए या अपनी अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य है ना। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। या पॉकेट वीटो या वीटो पावर क्या होता है, किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का वीटो पावर वह अनुच्छेद 111 में है। ये वीटो पावर क्या होती है, या पॉकेट वीटो का यूज कर लेता है राष्ट्रपति, है ना। ये वीटो पावर, ये कम से कम ध्यान रखो कि वीटो पावर किसमें है, राष्ट्रपति का वीटो पावर संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर या पॉकेट वीटो का भी अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया कि यदि संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो वो एक बार पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति उसको भेज सकता है, और पुनर्विचार करने के पश्चात संसद ने फिर से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा वापस उसी तरह भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक, लेकिन बाध्य तो है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस तो नहीं भेज सकता पुनर्विचार के लिए, है ना। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं भेज सकता उस विधेयक को, लेकिन वह उस पर हस्ताक्षर करने को पर से मना कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब क्या हो गया, यह कहा जाएगा कि उसने वीटो पावर का यूज कर लिया या पॉकेट वीटो कर लिया, यानी कि वह विधेयक उसके पॉकेट में चली गई और वो लंबित ही रह गया। लेकिन सामान्यतः ऐसा राष्ट्रपति कभी करता नहीं है। न करने का कारण क्या है, क्योंकि चूंकि वह विधेयक जो आई है वह संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है और मंत्रिपरिषद ने भेजा है, और मंत्रिपरिषद जिसको कि मंत्रिपरिषद ने ही विधेयक पारित किया है उसको वो पॉकेट वीटो का यूज करने के लिए सलाह तो देगी नहीं। पॉकेट ये वीटो पावर का भी प्रयोग राष्ट्रपति अपने अनुसार नहीं करेगा, अपने विवेक के अनुसार, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही करेगा। तो जिस विधेयक को मंत्रिपरिषद ने पारित करके संसद से भेजा है तो उसको वीटो पावर या वीटो का पावर यूज करने के लिए संसद कभी कहेगी या मंत्रिपरिषद कहेगी, नहीं कहेगी। समानता कब कहती है, जबकि जब वो विधेयक पारित किया गया तो उस समय उसकी आवश्यकता थी, लेकिन बाद में उस विधेयक की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तब मंत्रिपरिषद केवल यही एक कंडीशन है कि मान लो कोई विधेयक ऐसा है जिसके लिए संसद ने विधेयक पारित किया, कानून बनाया, बाद में उस समय उसकी आवश्यकता थी, लेकिन जब तक विधेयक पारित हुआ, विधेयक को पारित होने में 2-3 साल लग गए, 2-3 साल बाद पारित हुआ। अब उस समय ऐसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, अब वो राष्ट्रपति के पास चला गया पारित होने के बाद, तब मंत्रिपरिषद उसको सलाह दे सकती है कि आप अपने वीटो पावर का जो संविधान के अनुच्छेद 111 में है उसका यूज कर लीजिए, मतलब कि आप हस्ताक्षर न करिए, है ना। वो हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो फिर विधेयक लैप्स हो जाएगी, वो पॉकेट वीटो। और केवल एक बार ही ऐसा हुआ है, एक डाक संशोधन विधेयक पारित हुआ था, डाक संशोधन विधेयक जिस पर कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज किया था, और बाकी अभी तक किसी और ने राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका। तो इन सब प्रावधानों को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वह एक गरिमामय पद है ना। यह कहना कि राष्ट्रपति एक कठपुतली है या रबर का स्टैंप मात्र है उचित नहीं है ना, क्योंकि ये सब आर्टिकल के माध्यम से भी पता चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन संचालन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, राष्ट्रपति कितने सारे कार्य करता है। भले ही वह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करे, लेकिन करेगा तो राष्ट्रपति ही। यदि राष्ट्रपति ही नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद सलाह किसको देगी, किससे कार्य कराएगी, किसी और से तो करा नहीं सकती, करेगा तो राष्ट्रपति ही। इसीलिए राष्ट्रपति को केवल बस रबर स्टैंप कहना मात्र उचित नहीं है। यही इतना ही आप उनको लिखना है किसमें, 20 नंबर के क्वेश्चन में, जितना अभी बोले हैं, है ना, जितना बताया है। और उसमें ये 3 केस भी लिखना है, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, संजय नायडू बनाम मद्रास राज्य, और UN राव बनाम इंदिरा गांधी। जैसे ये है राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो राष्ट्रपति है वह केवल राष्ट्राध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष
नहीं है। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित है? मंत्री परिषद में निहित होती है। यही बात उच्चतम न्यायालय ने किसने कही थी? रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य में कहा था। फिर इसके बाद कौन सा केस है? संजीव नायडू बनाम मद्रास राज्य। संजीव नायडू बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत का जो राष्ट्रपति है और राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी स्थिति कैसी है? इंग्लैंड के सम्राट की तरह है। वह केवल नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, बाकी वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वह मंत्रिपरिषद में निहित है। और मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति क्या है? बाध्यकारी होता है। ठीक है, ये कहा गया इसमें संजीव नायडू बनाम पंजाब राज्य, अरे मद्रास राज्य में, है ना। फिर इसके बाद एक केस इसमें और लिख लो, ऐसा मुंबई बनाम भारत संघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। ऐसा मुंबई है, बम्बई नहीं है। ऐसा मुंबई बनाम भारत संघ, ठीक है। ये कब का है केस? 1994, ठीक है। ये एसआर मुंबई, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये जब भी आएगा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में तो उसको लिखना है। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ। अब इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है उस सलाह का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। उसको चैलेंज उच्चतम न्यायालय में नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि मंत्रिपरिषद ने जिन आधार पर वह सलाह दी है उन आधारों की जांच उच्चतम न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का ये केस है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यही निर्धारित किया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वह सलाह न्यायिक पुनर्विलोकन के परे है। मतलब कि उसको उच्चतम न्यायालय जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति, ये मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है या जो भी सलाह दी है उस सलाह को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, भले ही वह सलाह गलत ही क्यों न हो, लेकिन उस सलाह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सलाह को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता या उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, लेकिन किसका हो सकता है कि मंत्रिपरिषद ने किस आधार पर वह सलाह दी है उन आधारों की जांच उच्चतम न्यायालय कर सकता है। उन आधारों को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिर अंतिम में यही निष्कर्ष लिख देना कि इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति का पद एक गरिमामय पद है। वह शासन संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही 42-44 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को के ऊपर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रपति को ये कठपुतली या रबर स्टैम्प कहना अनुचित है और अशोभनीय है। बस निष्कर्ष में लिख दी, इतना हो लिख दो कि 20 नंबर का एकदम अच्छा से नंबर मिलेगा। ठीक है, यही है इसमें। आया ना समझ में?